ईरान, अमेरिका, Iran is a disgrace. और इजराइल। We targeted Iran's main enrichment facility. आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात? Israel launched multiple strikes on Iran. दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है? ईरान और अमेरिका की इस जंग को पूरा समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर 2। We shall never surrender. वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया की हर कंट्री के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे कि या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे और या हिटलर का, Dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. जिसमें दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, Ich werde nicht eingesetzt. जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे और ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से पूरा ईरान फतह करने लगे। ये देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और उनसे अपनी बादशाहत बचाने की भीख मांगने लगा, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के जवान बेटे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका ये बेटा रजा शाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का एक वफादार पपेट था। ईरान का ये नया बादशाह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। वो चाहता था ईरान के लोग भी बिल्कुल वेस्ट की तरह कपड़े पहने, उन्हीं की तरह पार्टियां करें और अपने सारे ट्रेडिशंस को भूल जाए। इसीलिए वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया और ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा और इनकी जगह म्यूजिक, पार्टीज और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहाँ तक एक टाइम ऐसा आया कि ईरान में इतनी शराब बनने लगी कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। ईरान के इस बादशाह का ख्याल था कि वो जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। I mean to be, as you say, the king of kings. यहाँ तक कि उसने एक दिन सऊदी के किंग फैसल को कहा कि तुम ये क्या पुराने जमाने में रह रहे हो, तुम्हें चाहिए कि सऊदी को भी बिल्कुल वेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बना। लेकिन सऊदी के किंग फैसल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर फनी बात यह है कि आज वही सऊदी ईरान से कहता है कि तुम भी थोड़ा लिबरल बनो, लेकिन अब ईरान उसकी बात नहीं मानता। आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से इतना दूर करने की कोशिश की कि ईरान के सारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स अपने इस बादशाह के खिलाफ होने लगे, जिसके बाद ईरान की मस्जिदों और मदरसों में ये स्कॉलर्स बादशाह के खिलाफ स्पीचेस करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी और उसके फॉलोअर्स ईरान की आवाम को बादशाह के खिलाफ बगावत के लिए भड़काने लगे। आखिर खुमैनी की ताकत ईरान में इतनी बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके ईरान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इमाम खुमैनी ईरान को छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसकी हर हरकत को बहुत गौर से नोट कर रहा था, सद्दाम हुसैन। आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन भी खुमैनी की ताकत को देखकर उससे डरने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने ईरान के बादशाह से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं खुमैनी को साइड पे करके उसे गोली मार देता हूँ, जो सद्दाम के लिए एक बहुत ही आम बात थी और इसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन ईरान के बादशाह ने कहा कि नहीं, इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, ये बुड्ढा खुमैनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इमाम खुमैनी इराक में बैठकर अपनी स्पीचेस को कैसेट्स में रिकॉर्ड करने लगे, जिन्हें फिर बहुत सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। और खुमैनी की बातें सुनकर लोग इतना इंस्पायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज्यादा इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक फौज और
सुपर पावर